92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी दुम टेढ़ी की टेढ़ी। गोपाल काका से घर बाहर का हर व्यक्ति ये कह चुका होगा कि कान की मशीन लगवा लीजिए, मगर गोपाल काका अपनी कमजोरी को अपना पौरुष ओढ़ाए बैठे हैं। न जाने कान की मशीन लगवाने में क्या समस्या है। दुनिया भर की असुविधा का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं, क्योंकि पल्ले तो पड़ता नहीं कि सामने वाला क्या बक रहा है। कम से कम मुस्कुराने से उसको बुरा तो नहीं लगेगा। मगर ये जबरदस्ती की बेबस मुस्कुराहट हमारे घर वालों को नसीब नहीं होती। काका बहुत गुस्सैल भी हैं। कोई उनको एहसास ना दिलाए कि उनको सुनाई नहीं देता। ये उनको पहले से मालूम है, बस स्वीकार नहीं कर पाए अभी तक। घर वालों में यदि कभी बोध कराने की खुजली हुई तो उनको पड़ती है अकड़ू काका की डांट, खास तौर पे काकी और बुआ को। काकी उनका ध्यान खींचने के लिए अलग अलग नुस्खे अपनाती थी। कभी मुंह से की आवाज करती तो कभी हल्की सीटी या ताली पीट के बुलाती। काका को काकी के ये तरीके जरा भी बर्दाश्त नहीं होते। ताली बजती देख के तो भयंकर भड़क जाते और चिल्ला चिल्ला के मोहल्ला सर पे उठा लेते। यहां वो ये समझ नहीं पाते थे कि काकी काका का नाम लेके पुकारे भी तो अरे कैसे। ये तो भारतीय मर्यादा से परिपूर्ण विवाहता है भाई, कहां निकल पाई उन जंजीरों से। थक हार के जब वो उनसे ऊंची आवाज में बातें करने लगती हैं तो काका खींच के कहते हैं, अरे चीख क्यों रही हो, मैं क्या ऊंचा सुनता हूं। काकी भी अगर पलट के कह दे कि हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि काका यहां चुपके से अपनी कमजोरी का फायदा उठा के ऐसे सरक लेते जैसे कोई कर्जदार वसूली वाले को दूर से देख के सरक लेता है। पिछले 20 सालों में काका की एक भी तरक्की नहीं हुई है। एक इनके स्वभाव के कारण, उस पे सोने पे सुहागा इनकी ना सुन पाने की समस्या के कारण। वो तो भगवान भला करे कि नौकरी सरकारी है, इसलिए जहां है वहीं थमे हुए हैं, वरना भगवान ही मालिक था। दादाजी काका का दर्द भली भांति समझते हैं, क्योंकि उम्र का तकाजा है, जिसके कारण वो स्वयं भी इस कमजोरी के बॉर्डर पे खड़े हैं। असल मजा तब आता है जब ये दोनों लोग आपस में बात किया करते हैं। मसलन एक दिन दफ्तर से लौटने पे दादाजी काका को पकड़ बैठे। क्यों, गैस बुक करवा दिया ना तुमने? हाँ, बंदर को आज से खाना नहीं देगी सुषमा, बोल दिया हमने। काका ने तुरंत उत्तर दिया। अच्छा ठीक है। दादाजी भी प्रसन्न और काका भी प्रसन्न। जब से काका की समस्या का सृजन हुआ है, उनसे बातें करना बहुत कठिन हो गया है। उस पर अत्याचार ये कि ये जवाब बातूनी भी है। मोहल्ले की चाय की दुकानों और पान की दुकानों पर लोग इनके बातूनी हमले से त्राही त्राही करते थे। वो लोग अब भी करते हैं, पर आज इसका कारण एकदम उल्टा है। हमारे घर पे आज कुछ मिस्त्री आए हुए हैं। बुआ माँ उनके साथ कुछ मोल भाव में व्यस्त हैं। घर का मुख्य द्वार बदला जा रहा है। जी, इसलिए नहीं क्योंकि वो पुराना था, बल्कि इसलिए क्योंकि काका ने उस बुलंद दरवाजे को अपने पौरुष तले रौंद डाला। वो बेचारा काका की लात खा के अब जमीन पे बिछ गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी दुम टेढ़ी की टेढ़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गोपाल काका के कान की खराबी से घर वाले परेशान हैं। बार बार कहने पे भी वो मशीन नहीं लगवाते। वो अपनी कमजोरी को अपनी अकड़ बनाए बैठे हैं। एक दिन अपनी अकड़ और अपने बेकाबू गुस्से में वो घर का मुख्य द्वार लात मार के तोड़ डालते हैं। अब आगे। वो हमारा पुश्तैनी पुराना भव्य द्वार काका की मेहरबानी से अब आंगन की चींटियां एकदम नजदीक से देख रहा है। हालत ऐसी कि अब मिस्त्री को भी उसकी लकड़ी का कोई लालच नहीं। घटना ही कुछ ऐसी है। बीते 2 दिन पहले होली थी। काका शाम के वक्त मित्रों के साथ अबीर खेलने गए थे। हम भी बाहर थे। बाकी सभी लोग घर पे ही थे। उनको होली ज्यादा पसंद नहीं, तो घर में मिष्ठान पकवान की तैयारी चल रही थी। त्योहार के दिन भी कम वक्तों ने बिजली काट दी थी। काकी और माँ अंदर अपनी रसोई में व्यस्त
दादाजी पूजा में और बुआ अपने नए नवेले मोबाइल के साथ बाहर बालकनी में। इन्हें नया चस्का लगा आजकल। अचानक धड़ाम की गरज हुई और काका मुख्य द्वार तोड़कर घर में आ पहुंचे, किसी डकैत की तरह, और आते ही सारी स्त्रियों पे आग बरसानी शुरू कर दी। और फिर त्योहार के दिन मूड खराब कहते हुए अंदर चले गए। दादाजी को यह भयानक आवाज और यह भयानक प्रलाप किसी जरा सी मिर्ची बम के फटने जैसी ही सुनाई दी थी। उन्हें यह जरूर लगा होगा कि होली के दिन भी पटाखे। फिर सोचा कि बदमाश बच्चे ही होंगे, सो वो विचलित नहीं हुए। घर की औरतें भी तिलमिला के रह गईं। अब उन्हें समझाने का बीड़ा अभी कौन उठाए, नुकसान तो कर ही दिए हैं। नहीं, भांग ऐसा असर नहीं करती, और काका तो नशा छूते भी नहीं थे। मैं जब घर पहुंचा तो मुझको घंटी बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई दरवाजा ही जो नहीं था। पहले तो मैं डर गया था कि घर में कोई चोरी तो नहीं हुई है। फिर हाल पता चले तो काका से चर्चा करने का बीड़ा भी मैंने ही उठाया। काका से बस पूछना भर था कि वो बरस पड़े। अरे मैं कब से बाहर घंटी पे घंटी बजा रहा हूं, सारा मोहल्ला जमा हो गया, पर इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी, तोड़ डाला। अब मैं उनको ये समझाने में पूर्णतया असमर्थ था कि उस समय लाइट नहीं थी और मोहल्ला आपकी बिना लाइट की घंटी बजाने की मूर्खता के मजे लेने के लिए जमा हुआ था। अरे दरवाजा पीट भी तो सकते थे, तोड़ने की क्या जरूरत थी। दादाजी ने जब घटना का स्वयं मुआयना किया तो वो आग बबूला हो उठे। हमारे दादाजी के व्यक्तित्व की एक विशेषता है कि वो भयंकर कंजूस हैं। भगवान में अटूट आस्था, लेकिन उनकी अगरबत्ती आधी तोड़ के जलाते थे, और पूजा खत्म होने तक यदि वो जलती रही तो पानी मार के बुझा भी देते थे ताकि अगले दिन काम आ सके। उनका तर्क भी खूब था, अगरबत्ती सुगंधित हो तो आधी भी घर महका देती है, पूरी जला के बर्बाद क्यों करना। आज वो काका की चिढ़ को बदतमीजी की संज्ञा दे बैठे। तुरंत गुर्रा के बोले, अरे कान की मशीन क्यों नहीं लगवाता? 1500 की मशीन के पीछे 15,000 का नुकसान करवा दिया गधे। मैंने भी यही कहा है बिजू से, ये जब से मोबाइल लिया है कुसुम ने, बस उसी मुंह गड़ा रहती है। चुप, पैसे नहीं तो मुझसे ले ले और जा। हाँ ठीक है। काका ने अनुमान लगाया था कि दादाजी क्या बोले होंगे। इस बार सटीक था अनुमान, पर ऑफिस में कल बहस नहीं, बहुत हो गया। दादाजी की डांट खा के काका मुंह लटका के खड़े हो गए। मुझे बड़ा मजा आ रहा था, तभी मजा सजा हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी दुम टेढ़ी की टेढ़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कान से न सुनने वाले अकड़ू काका जी के घर के मुख्य द्वार को तोड़ डालने पर दादाजी इतने नाराज हुए कि गोपाल काका को उन्होंने बुरी तरह डांट दिया, और उनके भतीजे विजू को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था कि तभी उसकी शामत आ गई। अब आगे दादाजी ने हुक्म छोड़ा, तू विजू के साथ आज या कल जाएगा और कान की मशीन लगवा के लौटेगा, समझे? काका ने दाएं बाएं मुंडी हिला के हामी भरी। मेरी मुसीबत हो गई, अब इनको एक पूरा दिन झेलना पड़ेगा। उस पे भी अगर भाग्य खराब हुआ तो और भी कई दिन झेलना पड़ सकता है। हे राम, ये क्या। सुबह काकी ने बड़े प्रेम से जगाया, बुआ ने चाय बिस्तर तक आके दी, माँ मेरी मन ही मन खिल्ली उड़ा रही थी। ये सब आभासी चेहरे इसलिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो श्वेत कुंडल काका को चढ़वा दूं। मुझे सब समझ में आ रहा था। मैं भी ये बला सर से टाल देना चाहता था, सो जल्द से जल्द नहा धो के तैयार हो गया। घर से बाहर आते हुए दादाजी ने कुछ विशेष निर्देश दिए। सड़क वड़क पे ध्यान रखना, और कुछ बड़बड़ करे तो सुनना मत इसकी, काम करके ही वापस आना। क्या करके आना है? मैंने दोहरा दिया, काम करके ही वापस आना है। दादाजी ने धीरे से कुछ पैसे दे दिए। ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी मुझे काका की सुपारी दे रहे हैं, और काम ना हुआ तो मेरे नाम की सुपारी पहले किसी को दे रखी है। जाओ विजयी भाव। दादाजी भी मजे ले रहे थे। ये बोल के ऐसे मुस्कुराए जैसे दूल्हे से शरारत करके सालियां मुस्कुराती हैं। मैं और मेरे चच्चा एक साथ डॉक्टर के दुआरे जा रहे थे। रास्ता लंबा था और सड़क बिना पंख के पहिए वाले हवाई जहाज़ों की साएं साएं से भरी हुई थी। शहर के सारे जोशीले नौजवान आज अपने अपने पुष्पक विमानों के साथ मक्खियों की तरह इधर उधर उड़े जा रहे थे। गाड़ियों के हॉर्न से वो नई नई धुनें ईजाद कर रहे थे। उन्हें देखते ही मेरे दिल से स्वचलित बद्दुआ निकलती थी, जल्दी खर्च हो जाओ, किसी काम तो आओ, और नहीं तो कम से कम पृथ्वी का उद्धार तो करो। सड़कों पर बीच बीच में वहशी दरिंदे मवेशी अपनी टांगें और दुम बिछाए इतरा रहे थे। कुत्ते अपनी संदिग्ध निगाहें हम पे गड़ा चुके थे।
आज ये रास्ता मुझे भयावह लग रहा था। कारण स्पष्ट है, मेरे काका। इस शहर की सड़कों पर चलने के लिए आपको अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त अज्ञात छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस का भी प्रयोग करना पड़ता है। कहीं से कुछ भी पैदा होकर सड़क पे आ जाएगा और सीधे आपसे टकराएगा। ऊपर से होली का त्योहार भले ही खत्म हो गया हो, पर यह बात यहाँ के बच्चों को समझ में आए तो कैसे? सनसनाता हुआ कोई गुब्बारा कहीं से उड़ के आएगा और हमको यहीं पे पवित्र कर जाएगा। आंखें जमीन के साथ साथ आसमान पे भी रखनी जरूरी थी। यही सब ऊट पटांग बातें दिमाग में चल रही थी कि काका की सुरक्षा में रास्ते बचाते बचाते मैं ये भूल ही गया कि काका पीछे रह गए हैं। सहसा पलट के देखा तो काका गायब है। लो, बस यही होना बचा था। अब ये आदमी अपनी अकड़ में कौन सा रास्ता पकड़ के कहाँ चला गया होगा, भगवान जाने। मेरी तो मुसीबत कर गए। अरे पता नहीं कौन से मोड़ पे तुम गुम हो गए काका, अब कहाँ ढूंढूं इनको। मैंने काका का मोबाइल लगाया, घंटी बजी और बजती ही रही, बजती ही रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी दुम टेढ़ी की टेढ़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दादाजी के हुक्म से अब उनके पोते विजू को गोपाल काका को कान की मशीन लगवाने ले जाना पड़ रहा है। रास्ते बचाते हुए विजू आगे बढ़ रहा है और पीछे गोपाल काका गुम हो गए। अब विजू उनको ढूंढ रहा है और उनको फोन लगाया, और उनको ये जानते हुए कि वो फोन नहीं उठाएंगे, फोन लगाया और घंटी बज रही है और बजती जा रही है। अब आगे घंटी बजी, फिर बजी और बजती रही, फिर वैसे ही कट भी गई जैसा कि मैं जानता था। लंगूर के हाथ मशाल और काका के पास मोबाइल देना मूर्खतापूर्ण कार्य है। मेरी हालत पतली हो गई, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं काका को वापस पीछे जाके हर गली हर नुक्कड़ पे तलाशने लगा, लोगों से पूछने लगा, लेकिन मेहनत बेकार होती जा रही थी। हड़बड़ी में मैंने कौन सा रास्ता पकड़ लिया खुद मुझे भी नहीं मालूम। किसी अनजान गली में जा घुसा। अब खुद मैं भी खो गया था। घर पे लोग बड़ी यातनाएं देने लगेंगे, बोलेगा कोई कुछ भी नहीं। ऐसा व्यवहार हो जाएगा जैसे मैं घर में रहते हुए देश निकाला हूं। सबसे बुरा होगा कि काका को ढूंढने दादाजी निकल पड़ेंगे, और अगर मैंने रोका तो तांडव भी कर सकते हैं। बस काका को ढूंढना ही पड़ेगा। उनकी मशीन का क्या करना है ये बाद में सोचेंगे भाई। मैंने खुद को किसी तरह पूछते पाछते अनजान गली से बाहर निकाला। अब मैं सड़क पे आके उनको खोजने लगा। 1.5 घंटा बीत चुका था। काका भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे थे। अरे मोबाइल है जेब में तो मुझको कॉल ही कर लेते, जैसे उनको अब तक पता नहीं होगा कि मैं उनके साथ नहीं चल रहा। कैसे आदमी है भगवान जाने। सड़क पे भीड़ भी गजब की थी। मैं बस आनन फानन हर आदमी की शक्ल स्कैन कर रहा था। कुछ तो एकदम से मैच कर जाते, फिर पता चलता कि वो कोई औरत है। कोई पीछे से काका जैसा तो कोई नीचे से काका जैसा। किसी किसी का दायां चेहरा तो किसी किसी का माथा मिल रहा था, पर पूरे काका कहीं भी नहीं थे। हर पल के साथ मैं अवसादग्रस्त होता जा रहा था। दिन भी लगभग ढल ही चुका था। सोचा घर पे फोन लगा के पूछ लिया जाए कि कहीं पहुंच तो नहीं गए, मगर ऐसा करते ही बिना आवाज के धमाका हो जाएगा। तभी सड़क पे लोग इधर उधर दौड़ने लगे। अचानक भगदड़ मच गई। चौराहे पे तेजी से लोग खाली होने लगे। मुझे लगा दंगा हो गया या पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। यहाँ सब होता ही रहता है। मेरी और मुसीबत बढ़ गई। कहीं काका इस भीड़ में पुलिस के डंडे ना खा रहे हो। अरे बेचारा अधेड़ आदमी सुन भी ना पाएगा कि क्यों मार खा रहा है, और कहीं गुस्से में किसी पुलिस वाले पे हाथ छोड़ दिया तो लेने के देने। मैं दौड़ दौड़ के भीड़ से विपरीत दिशा में देखने लगा तो पता चला कि मेरा अनुमान गलत था। दंगा फसाद नहीं हुआ है। चौराहे पे 2 गब्दुल जंडाइल सांड आपस में लड़ गए। शक्ति प्रदर्शन में आसपास तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये और भी चिंता की बात है, क्योंकि पुलिस के तो हाथ पांव पड़ के काका को बचाया जा सकता है, लेकिन सांड से कैसे बचाएंगे। मैं और भी तेजी से काका को ढूंढने लगा। तभी काका दिख गए। अरे भगवान, सही में पूरे के पूरे काका दिख गए। मैंने चेक किया, डबल चेक किया, सही में पूरे के पूरे काका दिख गए थे। चौराहे के खाली होने के कारण आसानी से दिख गए थे। प्रभु परमेश्वर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पर जरा देखो तो इनको। दुकान के बंद शटर के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे कोई अच्छा बच्चा स्कूल बस का इंतजार कर रहा हो। अरे आसपास मौत का खौफ है और ये आदमी बेफिक्र बैरागी सा खड़ा हुआ है। जाने दो, मुझे क्या, वैसे भी गलती इन्हीं की तो है। पर वो उस पार खड़े हैं, बीच में हड़बड़ाए पागल लोगों की नदी है। कहीं कोई टकरा गया तो बाकी के लोग मुझको कुचल मसल देंगे। फिर मुझको एक बहुत ही
बेवकूफ़ी का काम सूझा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी दुम टेढ़ी की टेढ़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गोपाल काका की कान की मशीन लगवाने के दादाजी के हुक्म को विजू पूरा नहीं कर पाया क्योंकि काका कहीं खो गए हैं भीड़ में। विजू उनको ढूंढ ही रहा था कि चौराहे पे भगदड़ मच गई। काका को ढूंढने के साथ विजू ने पाया कि चौराहे पे 2 सांड लड़ गए हैं और काका एक दुकान के नीचे आराम से खड़े हैं। अब आगे मैंने काका को आवाज लगाई। सोचा क्या पता भैया भाग्य से कान पे पड़ ही जाए। मैं भीड़ को चीरने का मौका ढूंढने के साथ साथ उनको आवाज भी लगा रहा था पूरी ताकत के साथ। मेरी दोनों कोशिशें जारी थीं। उनमें से एक सफल हो गई। अचानक काका मुझको देखने लगे और उनके भाव शून्य चेहरे पे भाव आ गए जैसे वो मुझको पा गए थे। एक पल में समझ में आ गया कि ये भी मुझको ढूंढ रहे थे। मैं बिछड़े भाई सा उनसे पुनर्मिलन के लिए दौड़ा और वो मुझको रोकने के लिए अपनी जगह से आगे बढ़े। सारा दृश्य मानो स्लो मोशन में चलने लगा हो। पीछे सुंदर संगीत भी बजने लगा था। मैं हिरन की तरह कुलाचे मारने लगा। आसपास सरसों के खेत उगाए, हवाएं चलने लगीं। मुझे लगा मैं चांद पे चल रहा हूं। तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। कोई कहीं से आके पूरे वेग से मुझसे टकराया और हम दोनों की खोपड़ी आपस में लड़ गई। खोपड़ी लड़ने का सदमा और दर्द बड़ा बुरा होता है। सारे मोशन स्लो हो गए मेरे। सुंदर फिल्मी संगीत शास्त्रीय हो गया। एक सेकंड मेरे होश कहीं गुम हो गए और मैं फिर भी काका को ढूंढ रहा था। तानपुरे की आवाज सुनाई देने लगी। होश वापस आया तो कानों में सन्नाटा था। फिर सीटियां बजीं। फिर सुनाई दिया काका मेरा नाम ले लेके मुझको हल्के हल्के थप्पड़ मार रहे हैं। पूरा होश संभाला तो अपनी नशे के समान तनी हुई आंखों से मैंने देखा कि मैं काका की बाहों में था। मेरे चारों ओर लोग और पुलिस वाले थे। आसपास का माहौल शांत हो चुका था। वो दोनों सांड अब कहीं दिख नहीं रहे थे। लड़ाई का मूड खत्म हो गया होगा। कहीं टहलने चले गए होंगे शायद। मुझे ठीक होता देख के हाँ ठीक हो गया, अरे होश आ गया ये कहते हुए सारे लोग अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं खड़ा हुआ। मेरे कपड़े बुरी तरह खराब हो चुके थे। अरे तू कहाँ गायब हो गया था रे? अरे मैं कहाँ, आप ही पता नहीं कहाँ सरक लिए। क्या हुआ यहाँ अभी? अरे गिर गया था तू और क्या, बहुत जोर से टकराया था। वो तो शुक्र करो भगवान का कि मैं आ गया, वरना पता नहीं कहां पड़े होते। मैंने गौर किया कि काका मेरी बातें सुन के ठीक ठीक उत्तर दे रहे थे। और अच्छे से गौर किया तो काका के दाएं कान पे सफेद मशीन लगी हुई थी। अरे मशीन लगवा ली आपने? और क्या, मैंने सोचा तू अब घर चला गया होगा तो मैंने खुद ही जाके लगवा ली। पर पैसे तो मेरे पास थे। अरे अपने काका को कंगला समझता है क्या? अरे तो फिर आप घर क्यों नहीं गए? अरे जा ही रहा था कि ये नंदी लड़ गए आपस में। इनकी लड़ाई खत्म होने तक रुका रहा फिर यहीं पे। चलो घर चलें, तुम्हारे दादा भी प्रसन्न हो जाएंगे। सस्ते में काम हो गया है। कहते हुए आंख मार के काका हंसे और मैं भी मुस्कुरा दिया। पूरे दिन के अकारण और त्रासद संघर्ष का सुंदर अंत हो चुका था। हम दोनों संगियों की तरह घर जा रहे थे। रास्ते में काका ने रबड़ी खरीद ली। वो जब भी कोई बहुत भारी काम कर लेते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं घर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी दुम टेढ़ी की टेढ़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अकड़ू मिजाज गोपाल काका की कान की मशीन के चक्कर में विजू ने रास्ते में उनको कहीं खो दिया। बहुत उठापटक के बाद वो आखिर मिल भी गए, लेकिन उनको पकड़ने के प्रयास में विजू किसी से जा लड़ा और गिर पड़ा। होश संभाला तो पाया कि काका अपनी कान की मशीन खुद ही लगवा आए हैं। अब दोनों घर के रास्ते पे हैं और काका ने खुशी में रबड़ी खरीद ली है। अब आगे घर पहुंचे। मेरे कपड़ों का हाल देख के मां की चिंता स्वाभाविक थी। काका ने अपने नजरिए से हाल सुनाया। मैं चुप ही रहा। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि सब ठीक ठाक निपट गया। मामूली डांट पड़ी, चलता है, इतने ढीठ तो हम हैं ही। रात के खाने के साथ दादा और काका की बातें छिड़ गईं। अब की हंसी दादाजी पे आ रही थी क्योंकि वो अभी बॉर्डर लाइन केस थे ना सुनने के बारे में। प्रधानमंत्री वही है अब की बार, पक्का है, काका ने बात छेड़ी। हाँ, ज्यादा पुण्य पाप नहीं सोचना। अरे बंदरों को खाना दोगे तो नुकसान तुम्हारे ही करेंगे, दादाजी ने कहा। बाबा उम्र हो गई है आपकी? हाँ उम्र हो गई है, अब मशीन लगवा लीजिए।
हाँ हाँ, तुमने लगवा ली तो अब तो बोलोगे ही। सभी हंस पड़े। क्या सुखद अनुभव है। सब लोग एक साथ खाते हंसते कितने अच्छे लगते हैं। औरतें बड़ी प्रसन्न थीं। सब आपस में खुसुर फुसुर करके अपना अलग ही मजा ले रही थीं। अब काका भी ये बातें सुन सकते थे, मगर उनको अब गुस्सा नहीं आ रहा था। उनको इसमें एक अलग आनंद मिल रहा था। अगले दिन मैं अपने काम यानी आवारागर्दी करके लौटा तो नए दरवाजे ने भव्य स्वागत किया। बड़ा सुंदर लगवाया भाई हमारी गृहिणियों ने। घंटी बजाई, किस्मत से लाइट भी थी। माँ ने दरवाजा खोला। अंदर आया तो दादाजी लाइट का फायदा वसूल कर रहे थे। खूब ऊंची आवाज में टीवी पे समाचार सुन रहे थे। पंखा लाइट सब बंद था, क्योंकि उनका अंधविश्वास था कि अगर आवाज ऊंची है टीवी में तो ये लाइट भी ज्यादा खींच रही होगी। चेहरे पे ढेर सा तनाव था। समाचार से संबंधित बात भी कितने दिल से लगा लेते हैं दादाजी। टीवी की आवाज बाहर गली में सुनी जा सकती थी। मैंने सोचा इनका भी नंबर लगा दिया जाए किसी दिन। कमरे की ओर जाने लगा तो महसूस किया कि दादाजी और माँ के अलावा और कोई नहीं है। मैंने माँ से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? काकी अपने मायके गई हैं बुआ के साथ, और काका तुम्हारे मुंह फुलाए अंदर बैठे हैं। अंदर? मुंह फुला के? क्यों? दादाजी से डांट पड़ी अभी। अरे यार, अब क्या कर दिया काका ने? अपनी कान की मशीन दीवार पे मार के तोड़ डाली। क्या? सारा रक्त उबाले मारने लगा। कान में सीटियां बज उठी। काका के पक्ष से सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये कौन सी नई मूर्खता है भाई? अरे पर क्यों? अरे संकट है तुम्हें काका, कुछ नहीं हो सकता इनका। किसी ने दफ्तर में इनके ना सुन पाने का मजाक उड़ा दिया तो इन्होंने मशीन नोच के उस पर दे मारी। वो तो बच गया पर मशीन नहीं बची। जाने दो, तुम अगली बार कह देना दादाजी से कि काका खुद ही ले आए अब नई मशीन। तुम मत जाना। हाँ, नहीं तो। मन तो कर रहा था कि काका को उसी चौराहे पे छोड़ आऊं जहां सांड बिड़ गए थे, लेकिन बहुत मर्यादा में रह के भी एक ही बात निकली मुंह से, सत्यानाश जाए इनकी मशीन। बस इतनी सी थी ये कहानी।